गुड इवनिंग एवरीवन एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जेम रैंक बूस्टर। आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल जेम रैंक बूस्टर पर हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सब अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अध्ययन कर रहे थे राजव्यवस्था यानी उन नियम सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को जिसके द्वारा किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। और जब हम बात करते हैं भारत के शासन की यानी किन सिद्धांतों पर भारत का शासन चलता है तो बात आती है संविधान की। तो हमने संविधान को जब जानने की कोशिश की तो हमें पता चलता है कि इस संविधान की नींव या इसकी जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। तो फिर हमने उसी के संबंध में हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा और हमें मालूम पड़ता है कि भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड से एक कंपनी आती है, व्यापार करने के लिए आती है और कैसे वो भारत में अपना शासन की नींव जमाती है और उसके बाद वो लंबे समय तक भारत में शासन करती है और फिर भारत को आज़ादी मिलती है और उस आज़ादी के साथ साथ भारत को एक संविधान मिलता है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में उस संविधान की विशेषताओं को जाना था कि हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ है वो संविधान किस प्रकार की विशेषताएं रखता है। तो हमने अपने अध्ययन को अभी तक यहाँ तक कर पाए हैं या कर चुके हैं। आज हम वहीं तक यानी उस कंपनी के आने से जब वो भारत में आती है जब से लेकर और संविधान के बनने तक जो वहां तक जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी आने की संभावना है या पहले वो एग्जाम में आए हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं ताकि हम अपने आप को इवेलुएट कर पाए कि हमारी तैयारी अब तक कितनी हो चुकी है। तो इसी संबंध में आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हम अपने आप को हम कितने तैयार हैं यानी हमने अब तक अपने आप को कितना पढ़ा है। तो आइए आज वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो आप देखेंगे ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम पहले ही अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं कि कैसे भारत में एक संविधान सभा बनती है और वो संविधान सभा भारत का संविधान बनाती है और उसकी पहली सभा होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। और आप देखेंगे मेरे हिसाब से आप सभी शायद 15 अगस्त के दिन को तो नहीं भूलोगे और अच्छे से आप सभी को याद रहता होगा कि इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। ये वो कौन सा दिन है जब भारत को आज़ादी मिली थी, यानी जब दो अलग अलग राष्ट्र, जैसा कि हमने देखा कि कैसे भारत का विभाजन होता है और दो अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण होता है जिसमें एक भारत तो दूसरा पाकिस्तान। तो ये वो तिथि है जब संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। वो तिथि है जब संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है और उसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसा कि मैंने आपको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी सभा का आयोजन होता है तो उसमें हम एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ऐसे ही इस दिन भी एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और अक्सर ये परंपरा समझिए इसको, ये कोई नियम या कानून तो नहीं है, लेकिन आप अपने आम जीवन में भी देखेंगे कि अगर किसी सभा का कोई अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो आप देखेंगे कि परंपरा के अनुसार वो वरिष्ठ सदस्य, उस सभा में उपस्थित सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य होता है। तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस पहली मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा उस पहली मीटिंग में एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में उपस्थित थे, तो उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 26 नवंबर 1949 यही वो तिथि है जब संविधान, यही वो तिथि है 26 नवंबर 1949 यही वो तिथि है जब हमारी संविधान सभा द्वारा हमारे बनाए हुए संविधान को अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया, यानी उसको एडॉप्ट कर लिया गया और उस पर सहमति दे दी गई, उस पर सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 26 जनवरी 1950
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ये वही तिथि है जब हमने उस बने हुए संविधान को, जिस पर संविधान सभा की सहमति अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को मिलती है, उसी संविधान सभा को हमने पूरे भारतवर्ष में लागू किया। हमारी संविधान सभा या हम भारत के लोगों द्वारा वो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो आपको इस प्रकार से सभी तिथियों को याद रखना है, क्योंकि हर तिथि अपने आप में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सारी तिथि लगभग मेरे हिसाब से मैं पहले ही अच्छे से बता चुका हूं। तो आपको ये सभी तिथियां याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तिथि में क्या घटित हुआ है, यानी किस तिथि में कौन सी घटना हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। प्रांतों में द्वैत शासन, स्वायत्तता, संघ और गणराज्य। गणराज्य, संघ, स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैत शासन। तो ये भी हमने क्या है 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये याद होगा कि यहाँ विषयों का हस्तांतरण किया गया, यानी उन सभी विषयों को दो प्रकार से आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया और प्रांतों में द्वैत शासन की इस प्रकार से व्यवस्था की गई। 1919 का वो प्रावधान था या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार वो कानून था जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। और स्वायत्तता और संघ और गणराज्य, गणराज्य काफी बाद में बना। संघ 1935 के अधिनियम और यहाँ प्रांतों को स्वायत्तता 1935 के भारत शासन अधिनियम में दी गई। तो इस प्रकार से आपको ये घटनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। ये घटनाएं भी आपको लगभग पता होनी चाहिए, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है, क्वेश्चन को ठीक होने वाली जो एक्यूरेसी है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको इन चीज़ों पर भी, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना है, यानी ये घटनाएं कहाँ से संबंधित है। 1909 के अधिनियम ने क्या शुरू किया? एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस, यानी किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया 1909 के अधिनियम द्वारा। 1909 के, तो आपको ये अच्छे से पता है कि इसी कानून को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और मार्ले यहाँ क्या होते हैं? मार्ले यहाँ भारत सचिव होते हैं और मिंटो भारत में उस समय के तत्कालीन वायसराय होते हैं। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1909 के अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से या मार्ले मिंटो कानून के नाम से जानते हैं। और यहाँ मार्ले भारत सचिव, तो मिंटो वायसराय भारत में उस समय होते हैं। तो आप देखेंगे कि 1909, आपको ये भी देखना है कि ये वो कौन सा दौर था, यानी इस समय भारत में क्या चल रहा था। तो आप देखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और फिर एक नए संगठन मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां की मुस्लिम लीग का गठन होता है और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। यानी आप देखेंगे यहाँ सांप्रदायिकता की नींव पड़ती है, एक संगठन बनाया जाता है और हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो यानी ये एक वो समय था जब हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांटने का काम अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। और यहीं आप देखेंगे कि 1909 के कानून में पहली बार पृथक निर्वाचन की बात होती है। पृथक निर्वाचन का मतलब है कि मुस्लिम को वोट करेगा और मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम को ही चुनेगा, यानी डिवाइड एंड रूल वाली चीज यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो आप देखेंगे कि सेपरेट निर्वाचन, यानी ये उस सांप्रदायिकता की नींव और गहरी कर देगा जो अंग्रेज चाहते हैं। यानी जो मानसिकता डिवाइड एंड रूल वाली
ब्रिटिशों की थी, ये उसको और गहरी करने का ये कानून काम करेगा। और पहली बार ऐसा होता है कि एक संप्रदाय अपने ही संप्रदाय को वोट करेगा, तो कहीं ना कहीं ये वो कानून था कि जो पृथक निर्वाचन की बात करता है। तो आपको इसको इसको याद रखना है। 1905 के बंगाल विभाजन और 1906 में बने संगठन मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट, द्वैत शासन यानी डुअल गवर्नमेंट। आप देखेंगे जब प्रांतों की बात होगी तो ये द्वैत शासन 1919, और जब केंद्र की बात होगी तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में आपको ये देखने को मिलेगा। और डोमिनियन स्टेट की बात हमारी आज़ादी से पहले पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती है, और भारत एक गणराज्य के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यानी आप देखेंगे कि 1909 का आंसर देना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ये घटना काफ़ी क्लोज है उस समय के जब भारत में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को लागू किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता क्या थी? भारतीय परिषद अधिनियम की 1861 की विशेषता क्या थी? तो आप देखेंगे 1861, आप ध्यान देंगे कि 1861 ये वो समय है जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है। तो भारतीय लोगों की आक्रोश, भारतीय लोगों के अंदर जो आक्रोश था, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश सरकार को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इनको अब हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ऐसी पावर देनी चाहिए या कुछ ऐसे पद देने चाहिए ताकि इन लोगों के अंदर का वो गुस्सा थोड़ा कम किया जा सके। इसीलिए 1861 में आप देखेंगे, अब पृथक निर्वाचन को आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पृथक निर्वाचन को आप अच्छे से जान गए हैं कि 1905 और 1906 वाली घटना से आपको याद रखना है। द्वैत शासन मैंने कहा कि 1919 और 1935 ये प्रांतों में द्वैत शासन और ये केंद्र में द्वैत शासन। और स्वायत्तता यानी 1935 में पहली बार 11 नए प्रांतों का गठन होता है और उन प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है, उन प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है। तो आप देखेंगे कि भारतीयों को परिषद में नामित किया गया, लेकिन शक्तियां ये हम अध्ययन कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि शक्तियां सीमित थी, सिर्फ नाम मात्र से उनको परिषद में शामिल किया गया, उनके पास ज्यादा अधिकार नहीं थे। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आप देखेंगे कि 1600 ईस्वी में कंपनी आती है और 1757 में वो पहली बार प्लासी की लड़ाई सत्ता को पाने के लिए या सत्ता में शामिल होने के लिए प्लासी की लड़ाई का युद्ध लड़ती है। प्लासी में एक युद्ध लड़ती है। प्लासी कहाँ पर है? प्लासी बंगाल में एक जगह है। और फिर वो इसी प्रकार से 1764 में एक दूसरा युद्ध बक्सर बिहार में एक युद्ध लड़ती है, बक्सर में एक युद्ध लड़ती है। और फिर एक संधि होती है 1765 की संधि, जो कि शाह आलम द्वितीय और कंपनी के बीच होती है और कंपनी को पहली बार कुछ अधिकार, कुछ राइट्स मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि 1813 यानी इसके बाद 1773 जो हमने अध्ययन किया रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर इसी क्रम में हमने 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर हमने 1813। और ये वो समय था जब कंपनी की शोषणकारी नीतियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ब्रिटिश सरकार को ये एहसास होने की शुरुआत हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं अब भारतीय लोग कंपनी के खिलाफ कभी भी हमला, कंपनी के ऊपर या इन लोगों के ऊपर, ब्रिटिश लोगों के ऊपर जो शोषणकारी नीतियों से अपना शासन चला रहे हैं, कभी भी भारतीय लोग उन पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए अब कंपनी के अधिकारों में धीरे धीरे आप देखेंगे, जो कि हम अध्ययन कर चुके हैं, कि ये वो समय है जब
कुछ कानून और फिर 1853 के बाद यहाँ 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होता है। ये वो समय था जब कंपनी के अधिकारों में कमियां ब्रिटिश सरकार द्वारा की जा रही थी और पहली बार कंपनी के बाकी अधिकारों को समाप्त करके जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया। एकाधिकार का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था कि वो भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन ये 1813 का वो समय था जब उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी चाय चाय का व्यापार वह चीन को छोड़कर, यानी अब कंपनी के पास सिर्फ चाय वह चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी उसके सभी एकाधिकार जो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकृत थे, वो एथोराइज थी, उनको समाप्त कर दिया गया। तो यह वो पहला समय था 1813 में जब इनको समाप्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आपको याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, आपको आंसर पता चल गया ना। 1813 का वो चार्टर एक्ट पहली बार जिसमें कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और अब सिर्फ चाय और चीन को छोड़ करके जो भी कंपनी के एकाधिकार थे, यानी उसको केवल और केवल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आप सभी को याद होगा कि पहली बार 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो आपको याद रखना है कि ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और आप देखेंगे कि द्वैत शासन, जो मैंने आपको बताया कि जब प्रांतों में द्वैत शासन की बात होगी तो 1919 में पहली बार विश्व को दो प्रकार से बांट करके प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। और संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम, जब हम फेडरल सिस्टम की बात करेंगे तो ये होता है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर होगा 1813 की मुख्य विशेषता, चार्टर की मुख्य विशेषता क्या थी कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़ करके बाकी सभी स्तरों पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिले? तो मैंने आपको बताया कि कंपनी 1757 में एक प्लासी का युद्ध पहली बार लड़ती है। प्लासी का युद्ध पहली बार लड़ती है और इसके लड़ने के पीछे का कारण सत्ता को काबिज करना, यानी सत्ता में शामिल होने का काम, ये मंशा थी उस ब्रिटिश कंपनी की कि वो कहीं ना कहीं सत्ता में भी अपने आप को रखे, यानी भारत का शासन चलाने में उसकी भागीदारी हो। तो इस मंशा को लेकर ये युद्ध लड़ा जाता है और फिर एक युद्ध लड़ा जाता है। इस वाले युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है। और फिर एक दूसरा युद्ध कंपनी बक्सर का युद्ध लड़ती है, बक्सर का युद्ध, और फिर कंपनी इस युद्ध में भी विजयी होती है, इस युद्ध में भी विजयी होती है। तो इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद जहां हिंदुस्तान के शासकों का मनोबल काफी डाउन हो जाता है और कंपनी का कॉन्फिडेंस काफी अप होता है, तो यहाँ शाह आलम द्वितीय द्वारा 1765 में इलाहाबाद की एक संधि होती है। इलाहाबाद की एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। और जब संधि होती है, संधि होने का मतलब है उनका आपस में मिलना नहीं,
बल्कि कुछ नियम और शर्तों पर कि हम आगे से इन फ्यूचर आप ये नहीं करेंगे या हम ये करेंगे, यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर वो दोनों मिलकर सहमति व्यक्त करते हैं। तो ये पहली बार वो समय था इलाहाबाद की संधि 1765, जब शाह आलम द्वितीय के द्वारा कंपनी के साथ पहली बार एक हस्ताक्षर किए जाते हैं। कानूनी रूप से कंपनी को दीवानी के अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, सिविल राइट्स मिलते हैं, जिनको हम दीवानी के अधिकार के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि 1765 ये वो समय था जब पहली बार कंपनी को कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ दीवानी के राइट्स मिलते हैं। और अब आप बाकी दो समय को भी देखेंगे तो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको वही मिलेंगे जो उससे रिलेटेड हो, और उससे रिलेटेड होने का मतलब 1757 बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी की लड़ाई, और फिर आप देखेंगे 1764 यानी वो बक्सर का युद्ध, और फिर आप देखेंगे कि वो जहां पहला कानून लागू होता है यानी रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर 1773। तो आप देखेंगे कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो लगभग सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जो उस घटना के इर्द गिर्द वाले होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीजों को बड़ी सीक्वेंस में याद रखना है कि कैसे कंपनी आती है और कब कब कौन से कानून पास होते हैं और किन किन कानूनों में क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या एक्ट, किस एक्ट में क्या मुख्य विशेषताएं थी, ये सब आपको याद रखना है। और इन सब एक्ट को हमने एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया है, और शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने एक एक जितने भी एक्ट थे उनको एक एक करके बारी से अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया? हु मूव द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, और ये वो पहली बैठक थी जिसमें मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करती है और अपने आप को वो संविधान सभा से अलग कर लेती है। और यही वो पहली बैठक थी जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और इसके बाद फिर दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और फिर आप देखेंगे कि तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को होती है, और ये वही मीटिंग थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। यानी हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने जा रहे हैं, आखिर हम बनाना क्या चाहते हैं, यानी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, यानी ये जो संविधान हम बनाएंगे ये किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाएगा, इसके लिए एक प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है कि हम इस प्रकार का संविधान बनाएंगे। इस प्रस्ताव में यही सब था कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसकी एक रूपरेखा कि ये अधिकार, ये राइट्स, ये चीजें हमारे संविधान में सम्मिलित होनी चाहिए या इस प्रकार का हमारा संविधान होना चाहिए। ये खाली प्रस्ताव था, लेकिन इस प्रस्ताव पर बाद में बहुत सारी चर्चाएं हुई और संशोधन हुए जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। लेकिन आपको याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखा जाता है। तो आप देखेंगे इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आप देखेंगे कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की जाती है। और इसके बाद जब ये हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है तो उस समय ये हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी, लेकिन एक प्रीवी काउंसिल, जब मामला यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, वो इंग्लैंड जाता था। और वो किसके पास जाता था? वो जाता था प्रीवी काउंसिल के पास। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अंतिम शक्ति थी वो इंग्लैंड में उस समय होती थी, यानी न्यायिक जो अंतिम शक्ति थी वो प्रीवी काउंसिल के पास होती थी। लेकिन जब भारत में संघीय न्यायालय की बात होती है, यानी प्रांतों के लिए और या कहे कि केंद्र के लिए, ये पहली बार केंद्र के लिए, दोनों के लिए ये पहली बार जब संघीय न्यायालय की बात होती है वो होती है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और एक नए सुप्रीम कोर्ट, ये संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और ये की जाती है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को। तो आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी ऐसा कौन सा कानून है कि जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो आप देखेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये बिल्कुल नहीं हो सकता। भारत सरकार अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार, इसमें भी कहीं किसी प्रकार के कोई न्यायालय की बात नहीं की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मांटेंग चेम्सफोर्ड सुधार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें भी कोई इस प्रकार की बात नहीं की गई थी, किसी इस प्रकार के न्यायालय की स्थापना नहीं की गई थी। तो आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं, यानी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? यानी पहली बार एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आप देखेंगे कि जब भारत में साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध होता है, तो ये घटना 1930 से पहले घटित होती है और फिर साइमन कमीशन वापस जाता है, अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देता है और फिर गोलमेज सम्मेलन होते हैं और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के संविधान की बात नहीं होती है। और जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया जाता है तो इसमें भी किसी प्रकार के संविधान की बात, किसी प्रकार के संविधान को बनाने की बात या किसी संविधान सभा की बात नहीं होती है। क्रिप्स मिशन द्वारा, ये वो समय है 1942, वो समय था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 1942 वो समय था जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में घुसा हुआ था और वो अपनी काफी कमजोर स्थिति में इस समय था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन सरकार को ये महसूस हो जाता है कि अब हम सत्ता को ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते हैं, भारत पर अपनी सत्ता को ज़्यादा दिन तक और नहीं धकेल सकते हैं।
इसीलिए पहली बार क्रिप्स मिशन में 1942 में पहली बार क्रिप्स मिशन द्वारा ये प्रस्ताव कि भारत के संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा होगा, ये पहली बार क्रिप्स मिशन में रखी जाती है। ये पहली बार क्रिप्स मिशन में रखी जाती है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा ये नहीं, पहली बार क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? ये हमने अभी तक कई बार हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये एक्ट है, ये एक्ट कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का वो एक्ट है। वो पहला कानून है जो भारतीयों पर कंपनी के ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया जाता है और कंपनी के माध्यम से भारतीयों पर लागू किया जाता है। ये वो पहला एक्ट था और इसी एक्ट के अंतर्गत पहली बार भारत में किसी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में की जाती है। नेक्स्ट, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? यूपीपीसीएस मेंस 2015। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? और इस ऐसे क्वेश्चंस को आप कई बार गलत करके आते हैं और इसका सीधा कारण है कि आप 1935 को आंसर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 आपको 1935 देखने को मिलता है और आप देखते ही साथ इसको क्लिक कर देते हैं या गोला भर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस गलत जल्दबाजी में भी होते हैं। ये कह रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? आपसे पूछ रहा है कि स्थापित कब किया गया। ये संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया। यानी ये वो कानून है जब इस कानून के द्वारा संघीय न्यायालय को बनाया जाना प्रस्तावित किया गया कि एक संघीय न्यायालय बनेगा। लेकिन वो स्थापित कब होता है, कब बनके तैयार होता है, कब उसकी शुरुआत होती है? तो आप देखेंगे कि उसके जो स्थापित होने का वर्ष और तिथि वो 1 अक्टूबर 1937। तो अब आप देखेंगे कि जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको बड़ी सावधानी से आंसर को क्लिक करना है और स्थापित होने का वर्ष पूछा है तो कहीं ना कहीं आंसर होगा 1937। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? एमपीपीसीएस परी 2019। निम्नलिखित ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आप देखेंगे अब जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात होती है यानी संप्रदाय को हम अपना कैंडिडेट अपने ही संप्रदाय से चुने, तो ऐसे में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कहाँ होती है? इन ब्रिटिश इंडिया कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्लोविंग विच ऑफ द फ्लोविंग एक्ट्स? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी आप जो देख रहे हैं ये वो 4 कानून हैं और आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कानून है जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात होती है। तो हम बहुत पहले ही डिस्कस
कर चुके हैं। और ये बहुत इजी भी है कि 1905 में, फिर वही आपको याद रखना है, 1905 में, 1906 में, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन होता है। और फिर 1906 में, 1906 में एक नई संस्था जिसका नाम मुस्लिम लीग था, आगा खां की अध्यक्षता में वो संस्था बनती है। और फिर 1909 में पहली बार एक ऐसा कानून लाया जाता है जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, यानी अपने संप्रदाय से अपने प्रतिनिधित्व को चुनना। ये बात पहली बार मुस्लिमों के लिए, स्पेशली मुस्लिमों के लिए, कि मुस्लिम समुदाय अपना प्रतिनिधि अपने ही संप्रदाय से चुनेगा। तो ये पहली बार मार्ले मिंटो सुधार 1919 में होता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, यानी पहली बार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इस प्रकार की व्यवस्था को किया जाता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल। तो आप देखेंगे कि ऐसे तो 1861 कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम, ये वो पहला अधिनियम था जब गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। अध्यादेश यानी आधा अधूरा, यानी वो किसी प्रक्रिया के तहत नहीं बनाया गया है, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया गया है। पावर किसी एक व्यक्ति को दे दी गई है कि वो इस कोई भी आदेश जारी कर सकता है, लेकिन अध्यादेश नाम इसीलिए दिया गया है कि वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति को विशिष्ट शक्ति दे दी जाती है। तो 1861 में पहली बार गवर्नर जनरल को इस प्रकार की शक्ति दी गई कि वो अपनी बिना परिषद के सलाह के या किसी दूसरी संस्था से या किसी दूसरे व्यक्ति से बगैर सलाह किए इस प्रकार का कोई कानून ला सकता है और वो मान्य होगा। तो ये 1861 में पहली बार किया गया था। लेकिन आप क्वेश्चन को देखेंगे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो आज के समय अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन वो शक्ति उसको कहां से प्राप्त है। तो आप देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 इस प्रकार की किसी भी शक्ति को स्थापित नहीं किया गया था। 1919 के मांटेंग चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम के द्वारा कभी इस प्रकार की शक्ति को स्थापित नहीं किया गया था, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये वो एक्ट था जिसको हमने अपने संविधान में लगभग 70 से 80% इसको स्थान दिया है, और संविधान बनने के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वो हमारे संविधान में, और आज भी वो कहाँ से उसका सोर्स ऑफ यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जो सोर्स है, वो शक्ति जो प्रेरित है वो इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हम प्रेरित है उस राष्ट्रपति को मिलने वाली अध्यादेश की शक्ति से। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर होगा। और आपको याद रखना है कि जो हमारे संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है वो किस कानून से प्रेरित है। आप ये नहीं कहेंगे कि वो किस देश की व्यवस्था से ली गई है, किस कानून से प्रेरित है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यूपी लोअर प्रीलिम्स 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? और ये जब मैंने आपको कैबिनेट मिशन योजना पढ़ाया तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया कि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था या निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो आपको ये तीन सदस्य वाला कैबिनेट मिशन आपको अच्छे से याद होगा कि इसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग इस मिशन में आए थे। ये तीन लोग इस कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। इनमें पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनमें जो शामिल व्यक्ति नहीं थे वो थे विलियम वुड उसमें शामिल, उस कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव का जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसका हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो आपको पहले ये सेट कर लेना है कि अब की बार पूछ रहा है कि संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है। तो आप देखेंगे कि जो गलत है यानी रॉन्ग इंफॉर्मेशन संविधान सभा के बारे में, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, आपको इनमें से वो चुनना है। तो आप देखेंगे कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ये हमने बहुत अच्छे से जाना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किए जाने के बाद, उसको प्रस्तावित किए जाने के बाद और फिर वो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है वो स्वीकृत होने के बाद अनेक समितियों का गठन होता है। और हमने बहुत सारी समितियों को समझा और हमने ये भी जाना कि उन समितियों में कुछ समिति बड़ी थी और महत्वपूर्ण थी, तो कुछ समिति छोटी समिति थी। और फिर वो सब समिति जिस कार्यों को, जिन विषयों को लेकर वो समिति अलग अलग समिति बनाई गई थी, वो सब अपने विचार लिखित रूप से अपने विचार रखती है और फिर उन सभी विचारों को मिलाकर एक मसौदा तैयार किया जाता है और फिर वो पहली बार एक हमारा ऐसा संविधान यानी जो सभी समितियों ने अपने अपने विचार दे करके बनाया था। और उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपको लगभग सही नज़र आ रहा होगा कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, यानी संविधान सभा में बड़ी संख्या में इतनी बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया और उसमें प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अलग से कमेटी भी बनाई गई थी। हमने ये भी उस समय डिस्कस किया था कि इस समुदाय को लेकर कमेटियां भी बनाई गई थी और कहीं ना कहीं कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधि संविधान सभा के अंदर आपको देखने को मिला था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसका निर्वाचन यानी उस संविधान सभा में जो व्यक्ति थे उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये आंसर बिल्कुल रोंग है। तो हमने जब संविधान सभा का चुनाव देखा तो हमने देखा कि कैसे प्रांतों से लोगों को, संविधान सभा में सम्मिलित लोगों को चुना गया। तो वहीं कुछ लोग देसी रियासतों से, तो कहीं कहीं मुस्लिम लीग से, तो अलग अलग प्रांतों से लोग चुनकर आए थे। और
जब ये लोग चुनकर आए तो इनको वोट करने वाले लोग सभी लोग उसमें शामिल नहीं थे, कुछ ही लोगों को उसमें शामिल किया गया था, कुछ टैक्स वाले लोगों को, तो कुछ अहम व्यक्तियों को ही उसमें शामिल किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 26वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति तथा शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यह हमने उस समय भी डिस्कस किया था कि उस समय सभी को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, कुछ ही लोगों को इस प्रकार का अधिकार दिया गया था। तो आप देखेंगे कि इसका यानी इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है, तो आप देखेंगे कि इस संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये क्या है, रॉन्ग आंसर है, यानी ये इसका गलत वाला कथन है। तो आप पाएंगे कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना, यानी जब 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, यानी हमारा संविधान किस प्रकार का होगा, संविधान में क्या क्या चीजें सम्मिलित होगी, क्या संविधान के अंदर नहीं होगा, वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में लगभग देखने को मिलता है। यानी सेम नहीं लेकिन लगभग देखने को वही प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, उसको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आप ये सभी जानते हैं, जब हमने उस 26 नवंबर 1949 की तारीख को समझा, तो उस दिन जब संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, तो हम ये अच्छे से हमने उस समय डिस्कस किया कि वो हमारी संविधान सभा का 11वां अधिवेशन था। और फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जब हमने अपने संविधान में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया और देश के प्रथम राष्ट्रपति को भी हमने देखा, तो उस समय आप देखेंगे कि वो तिथि 24 जनवरी 1950 वो तिथि है जब अंतिम रूप से संविधान सभा का अधिवेशन होता है। यानी ये वो अंतिम अधिवेशन था। और इससे पहले वाला अधिवेशन 26 नवंबर 1949 ये वो तिथि है जब हमारी संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया। और इसके बाद फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन होता है, और ये अधिवेशन होता है अधिवेशन नंबर 12 और ये होता है अधिवेशन नंबर 11। यानी वो ये दो महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं। और अगर बात की जाए अधिवेशन की, तो इस तिथि के बाद 26 नवंबर 1949 के बाद फिर 24 जनवरी 1950 को ये अगला अधिवेशन होता है। और इसके ठीक 2 दिन बाद फिर इस संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था, इसी संविधान को लागू किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर होगा 12। ये 12वां अधिवेशन, यानी कुल अधिवेशन 12 अधिवेशन इसमें हुए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को
बताइए। तो आप इसको जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारी संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन यानी 12वां अधिवेशन हुआ, वो संविधान को लागू करने से ठीक 2 दिन पहले होता है, यानी 24 जनवरी 1950 की वो तिथि होती है जब संविधान को लागू होने से ठीक 2 दिन पहले अंतिम रूप से यानी 12वां अधिवेशन संविधान सभा के द्वारा होता है। तो आप देखेंगे कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि को बताइए। यूपीपीसीएस परी 2018, तो आप कहेंगे कि 24 जनवरी 1950 ये वो तिथि है जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो 24 जनवरी 1950 ये वो तिथि है जब संविधान सभा की अंतिम मीटिंग होती है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संवैधानिक सलाहकार भी चाहिए, यानी हम ऐसे कानूनों का निर्माण ना कर दे कि जो हमारी जनता के, नागरिकों के हितों के खिलाफ हो, जो राष्ट्र के खिलाफ हो, यानी हमें कोई ना कोई उसको सलाह देने के लिए भी अवश्य होना चाहिए। तो ऐसे एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है हमारी संविधान सभा में कि जो संवैधानिक मूल्यों पर या संवैधानिक सलाहकार को नियुक्त किया जाता है। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन, आप एक बार ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन कितने बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। यूपी लोअर प्री 1998, झारखंड पीसीएस प्री 2003, उत्तराखंड यूडीए 2007 और यूपी पीसीएस प्री 2014। यानी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव और KM मुंशी। तो आप ये हम पहले ही देख चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे डॉक्टर BN राव। और आपसे कई बार वो ऑप्शन में इनका पूरा नाम भी कई बार पूछ लेता है। अभी किसी एग्जाम में इनका पूरा नाम पूछा गया, तो आपको याद रखना है बेनेगल नरसिंह राव। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1949 और 15 जुलाई 1947। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, यानी भारत के संविधान को कब अपनाया गया। तो अपनाया किसके द्वारा गया था? वो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। और आप ये भी देखेंगे जब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक, ऐसे जब उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अंतिम रूप से कि आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत आत्मसमर्पित, और इस तरीके से आप देखेंगे कि वहां तिथि आपको 26 नवंबर 1949 देखने को मिलेगी, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी संविधान सभा का ये 11वां अधिवेशन था और इसी दिन हमारी संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को एडॉप्ट किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949।
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे बीपीएससी 2011 में। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और तीसरा, यह एक शुभ दिन था। और चौथा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपको ये कम से कम इतना तो आइडिया लग जाना चाहिए कि शुभ दिन होने से कोई मतलब नहीं होता है, दिन तो सभी शुभ होते हैं। और उपयुक्त में कोई नहीं, आपको ये दो ऑप्शन से समझ आ रहा होगा कि ये तो बिल्कुल नहीं है। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और ये मनाया कहाँ था? ये मनाया था 1930 के लाहौर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और कांग्रेस की ये मंशा भी थी कि वो इसी तिथि को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्थापित करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत के स्वतंत्र होने की तिथि 15 अगस्त बनी, लेकिन ये दिन इतिहास में हमेशा बना रहे, अविस्मरणीय रहे। इसीलिए इस तिथि को फिर हमने अपने संविधान को लागू करने में, इस तिथि को हमने फिर 26 जनवरी को अपने भारत में संविधान को लागू करने की तिथि के रूप में आत्मसमर्पित किया। यानी इस तिथि को हमने उस रूप में चुना कि हम इस दिन अपने संविधान को भारत में लागू करेंगे। इस तिथि का यानी एक ऐतिहासिक महत्व है, तो इसको हमने अपने संविधान को लागू करने की तिथि के रूप में चुना। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ये ठीक उसी दिन मनाया जाता है, ये उस दिन के रूप में मनाया जाता है संविधान दिवस, यानी जिस दिन हमने उस संविधान को एडॉप्ट किया। और ये किया कब? ये किया हमने 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है भारतीय संविधान दिवस यानी वो कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे कि 26 नवंबर वो दिन है जब हम संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये क्वेश्चन एलडीए 2013 प्री में पूछा गया है, लेकिन ये कई बार पीसीएस में बार बार, कभी एमपी में कभी यूपी में आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कभी एसएससी में इसको बार बार मतलब रिपीट किया गया है। तो आप देखेंगे कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। और ऑस्टिन कौन थे? एक यूएसए के इतिहासकार थे और उन्होंने द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक पुस्तक भी लिखी, और जिसके लिए उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो आपको याद रखना है कि ऑस्टिन नाम के वो इतिहासकार, अमेरिकी इतिहासकार, उन्होंने भारतीय संविधान के ऊपर एक किताब भी लिखी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए उनको पद्मश्री भी दिया गया। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। यानी हम जिस प्रस्तावना को देखते हैं, और जब हमने संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया, जब हमने संविधान की विशेषता को पढ़ा, तो संविधान की विशेषता में जब हमने प्रस्तावना को देखा तो हमने देखा कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं प्रेरित है उस 13 दिसंबर 1940 के पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के से भी वो
प्रेरित है। लेकिन जब हमने संविधान की प्रस्तावना को देखा, शायद लास्ट क्लास में हमने संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ साथ हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रेरित है। वो अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रेरित है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इटली, कनाडा, फ्रांस और यूएसए के संविधान से। जहां यूएसए के संविधान से हमने प्रस्तावना को एडॉप्ट किया है, तो आपको याद रखना है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उस प्रस्तावना की भाषा को लिया है। उस प्रस्तावना की भाषा को लिया है, यानी संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की संविधान की प्रस्तावना होगी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो यूएसए के संविधान से हमने प्रस्तावना के विचार को अपने संविधान में एडॉप्ट किया है, अपने संविधान में रखा है। तो आज हमने लगभग वो क्वेश्चंस किए हैं जो अभी तक हमने डिस्कस अपने टॉपिक्स किए हैं, उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन हमने किए हैं। और ये वो क्वेश्चन थे, वैल्यूएबल क्वेश्चन थे, जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। किसी भी बुक से आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आप कम से कम ये समझ पाए कि मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कितनी मेरी तैयारी हो चुकी है, ये कम से कम आप अपने आप को इवेलुएट कर पाए। तो आज के लिए यहीं तक। हम कल अपनी क्लास में संविधान को डिस्कस करने का आरंभ करेंगे। देखेंगे कि हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था, जिसकी विशेषताओं को हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया कि हमारा संविधान किस प्रकार का है, कौन से प्रावधान हमारे संविधान में, बनाए हुए संविधान में रखे गए हैं और कौन से नहीं रखे गए हैं। तो हम कल से अपनी क्लास में संविधान के उस एक एक टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे संविधान में बनाए गए हैं, हमारी संविधान सभा के द्वारा। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।